गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अब आप लोग का हिंदी लैंग्वेज का पीरियड शुरू होता है और संस्कृत का भी। तो हिंदी लैंग्वेज में आज हम लोग सेकंड चैप्टर ही करेंगे और इसके अलावा संस्कृत में हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक और संस्कृत बुक आप लोग निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने आ रही हूँ। ठीक है बेटा, आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि ये हमने पढ़ा है वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, हिंदी में वर्णमाला कितनी होती हैं और स्वर कितने हैं, कितने प्रकार के स्वर हैं और कितने प्रकार के व्यंजन हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि स्वरों की मात्राएं कैसी लगती हैं, ये आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। और स्वर कितने होते हैं, स्वर की मात्राएं कैसे लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन है बेटा, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर अ की सहायता से किया जाता है। जो भी व्यंजन है उसका उच्चारण छोटा अ की सहायता से किया जाता है। जैसे अगर हम कुछ बोलें क, ख, ग, घ, तो इसमें एक अ की मात्रा, अ की आवाज़ भी हमें साफ समझ में आती है। जैसे क, ख, आ की मात्रा भी उसमें जुड़ी होती है। तो वही प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर अ की सहायता, छोटे अ की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है। अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुख से हवा विभिन्न स्थानों का स्पर्श मतलब छूते हुए, मुंह और जीभ और दांतों का स्पर्श करते हुए हम मुंह से हवा निकलती है जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई हवा हमारे मुंह से निकलती है। स्वर रहित व्यंजन आधे माने जाते हैं। अब जिनमें स्वर, जिन व्यंजनों में स्वर नहीं मिला होता है, वे व्यंजन आधे माने जाते हैं। इनके नीचे हलंत, ये देखिए, ये लाइन बनी है, इसे हलंत कहते हैं। जैसे ये देखिए, क पे लगा है, ज पे लगा है, ये आधे स्वर माने जा रहे हैं, क्योंकि आधा मिला के क्ष बनेगा, ज यहाँ मिला के ज्ञ बनेगा, तो ये आधे माने जाते हैं। तो ये हलंत कहा जाता है। हलंत का प्रयोग है जो स्वर व्यंजन स्वर रहित, जिनमें स्वर जुड़े नहीं होते, वे व्यंजन आधे माने जाते हैं और उनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, च, ट, त, प। ठीक है, इनकी संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है। ये निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों का एक साथ उच्चारण एक नए वर्ण के रूप में किया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ एक नए वर्ण के रूप में किया, जब हम दो अक्षर, जैसे यहाँ क, श को मिला देंगे, श बनेगा, तो हम जब श पढ़ेंगे तो उसमें दो व्यंजन वर्ण हमारे जुड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब दो व्यंजन वर्णों को मिला के एक नए व्यंजन वर्ण को रूप ले लिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क, श मिला के क्ष, यहाँ पढ़ेंगे कक्षा, रक्षा, ज और यहाँ मिला के ज्ञा हो जाएगा, तो यज्ञ पढ़ेंगे और ज्ञान पढ़ेंगे। ये संयुक्त व्यंजन है। त, र, त्र बन जाएगा पत्र, त्रिशूल, श, र, श्र बन जाएगा श्रवण, श्रम। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। जब संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक साथ आते हैं और उसे एक नया वर्ण तैयार हो जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये संयुक्त व्यंजन है। क और श नहीं संयुक्त व्यंजन है, ये सिर्फ व्यंजन है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो एक श, ये नया संयुक्त व्यंजन हमारा बना। चलिए अब आगे देखें, संयुक्त अक्षर। अब क्या होता है? जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे जब दो अलग अलग व्यंजन को जोड़कर एक नया शब्द बन जाता है। जैसे क्या? च और छ। यहाँ देखिए, च आधा है, छ पूरा है, यहाँ च आधा है, छ, दोनों मिले हैं
लेकिन दोनों की ध्वनि भी मुंह से हमारे निकल रही है। तो चार छ मिलाएंगे तो होता है स्वच्छ अच्छा। ना और माँ मिलाएंगे तो नहीं, देखें आधा ना और माँ है, फिर यहाँ पे आधा ना और माँ है। जन्म और अजन्मा, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर यानी दो अक्षर जब एक साथ आते हैं। पा या प्या, ठीक है, प्या बन जाएगा तो प्यारा और प्यास। ना या न्याय अन्य, द या विद्या विद्यालय, क त भक्त और भक्त। तो ये हमारे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें से पहला अक्षर आधा लिखा जाता है और दूसरा पूरा। जैसे का, आधा का और ये पूरा का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा का, ये आधा का ये पूरा का, तो ये जगह पक्का धक्का। दो व्यंजन एक साथ में आए हैं और उसमें पहला अक्षर आधा लिखा जाएगा और दूसरा पूरा लिखा जाएगा, तो वो हमारा द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब ता आता है, देखिए एक ही व्यंजन है लेकिन दो बार आ रहा है, तो ये आधा ता हो जाए पत्ता और गत्ता। ये पा यहाँ पे आधा प फिर पूरा प हो जाएगा पप्पू और ठप्पा। फिर ला आएगा, आधा ला फिर पूरा ला, तो हो जाएगा छल्ला और बल्ला। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब हम इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। ये देखिए हमने सीखा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जब हम मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसीलिए वर्ण ध्वनियों को लिखित रूप है। जब मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को हम लिखते हैं, लिखने के रूप का इस्तेमाल करते हैं, तो वह वर्ण के माध्यम से ही होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती है। यानी सबसे पहले तो हम अक्षर ही से किसी भाषा की शुरुआत करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। और जब व्यवस्थित क्रम यानी लाइन से सीक्वेंस से कब हम वर्णों का इस्तेमाल करते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्वर के तीन रूप होते हैं। व्यंजन के दो प्रकार होते हैं, संयुक्त और द्वैत। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। शब्दों के वर्णों को तोड़ कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जब हम शब्द लिखा है, जैसे कलम लिखा है तो क अ ल अ म अ, ये तोड़ कर हमने लिखा है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये हमारा आज सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ। होमवर्क मैं बता दूँ, इसको आपको रीड करना है चैप्टर को। ठीक है, हिंदी में लैंग्वेज में आपको इसको रीड करना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत। आज हम संस्कृत में थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी तीनों वचन। अब देखिए मैं पहले बताऊँ अकारांत क्या होता है। पुल्लिंग शब्द आपको समझ आता है, जो पुरुष के बारे में इस्तेमाल होते हैं शब्द वो पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन अकारांत क्या होता है? तो बेटा अकारांत वह शब्द होते हैं जो छोटा आ की मात्रा पर ख़त्म, मात्रा नहीं, छोटे आ पर ख़त्म होते हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जो छोटे आ पे ख़त्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बहुत ही आसान, अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये थर्ड चैप्टर आज हमने शुरू किया। अब मैं बता रही हूँ अकारांत। देखिए जैसे ये लिखा है बाल का है, लिखा है बालक का के आगे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है। तो का में जैसे आ की मात्रा होती है तो ये आकारांत बन जाता है। बालक अकारांत शब्द है, यानी बालक का के आगे कोई नहीं। अब जब हम क का उच्चारण करते हैं तो देखिए ऐसे आवाज़ निकले का, तो एक अ की उच्चारण भी निकल रही है, इसीलिए इसे अकारांत कहा गया है। अब आगे इसके बाद और भी पढ़ाऊंगी तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है बेटा। अकारांत यहाँ पे सारे जितने भी शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द दिए गए। पुल्लिंग तो आप लोग समझते हैं क्या होता है, पुरुष के बारे में, तो ये सारे पुरुष पुल्लिंग के बारे में हमें बता रहे हैं। लेकिन अकारांत
जब बालक हम पढ़ते हैं तो क के आगे कोई मात्रा नहीं है, तो एक ध्वनि अ की, छोटे अ की ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसे अकारांत यानी छोटे आ के रूप में अंत होने वाला वह शब्द जिसका अंत छोटे आ की ध्वनि के साथ होता है वह अकारांत कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? जब शब्द अकारांत यानी छोटे अ की ध्वनि पे ख़त्म होता है वह अकारांत कहलाता है। जैसे बालक, अब बालक हम करेंगे बालक, यहाँ पे न र लग रहा है ना, यहाँ देखिए नृप प, एक अ की ध्वनि भी आ रही, तो इसे हम अकारांत कहते हैं। अ यानी छोटा अ, रांत यानी अंतिम, अंत होने वाला। तो जिस शब्द का अंत छोटे अ से होता है वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द है, तीनों वचन, इसमें तीन वचन। देखो हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं ना तो एक वचन बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन होता है, फिर द्विवचन होता है और उसके बाद बहुवचन आता है। यानी एक वचन में किसी एक का, द्विवचन में दो, सिर्फ दो, द्विवचन मतलब दो लोग सिर्फ, और बहुवचन में दो से ज़्यादा, बहुत सारे जितने भी हैं वो बहुवचन में। तो संस्कृत में ये खासियत है कि इसमें एक वचन होता है, द्विवचन होते हैं और बहुवचन होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे ये बालक है ना, बालक एक वचन, बालकः, ठीक है, इसमें हलंत लगा है, और इसका द्विवचन होगा बालकौ यानी दो लड़के, बालकः यानी एक लड़का, बालकौ यानी दो लड़के। ठीक है। और बहुवचन में आगे बालकाः, बालकाः यानी अनेक लड़के। ठीक है। तो ये हमारा, इसमें आगे देखिए नरः यानी एक आदमी, नरौ यानी दो आदमी, और नराः यानी बहुत से लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग। इसके बाद क्या है, नृप, नृप मतलब राजा, नृपः यानी एक राजा, राजा, नृपौ यानी दो राजा, और नृपाः यानी राजा गण यानी बहुत से राजा। ठीक है। तो ये हमारा संस्कृत का, जो मैंने आप लोगों को समझा, एक्सप्लेन किया बेटा, ये हमारा 3rd चैप्टर आज मैंने शुरू किया है, एक्सप्लेन है, और इसको आपको होमवर्क में इसको रीड करना है, पढ़ना है। और अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो बेटे, कभी ये नहीं सोचना कि नहीं पूछेंगे या जानने दो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे छोटी से छोटी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत अभी आपकी शुरू हुई है। हो सकता है आपको टफ़ लगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और होमवर्क में आपको इसी को रीड करना है चैप्टर को। ठीक है। कि थैंक यू बेटा। तो बेटा आज हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज का एक चैप्टर 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आप लोगों को इसी चैप्टर को रिवाइज़ करना है, एक बार फिर से रीड करना पूरा चैप्टर। उसके अलावा संस्कृत में जो जितना मैंने समझाया है भी तो थोड़ा सा ही समझाया है, जितना मैंने समझाया उसको आपको रीड करना है। ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है। थैंक यू बेटा।